बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम शुरू करने वाले हैं स्टाइक्योमेट्री फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है। स्टाइक्योमेट्री का लफ्ज़ सबसे पहले एक जर्मन केमिस्ट था जिसका नाम था जेरेमियस रिक्टर। उसने सबसे पहले इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया था और ये जो लफ्ज़ है स्टाइक्योमेट्री का, ये 2 ग्रीक वर्ड से निकला है, डिराइव किया गया है। एक है स्टाइकियान जिसका मतलब है एलिमेंट और दूसरा है मेट्रॉन जिसका मतलब है मेजर। सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट स्टाइक्योमेट्री इज़ द मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट। अगर हम इसको प्रॉपरली डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। किसी भी बैलेंस केमिकल रिएक्शन में अगर हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की मिक़दारों को मालूम करना चाहते हैं या उनके दरमियान मुवाजना करना चाहते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए कितने मिक़दार में रिएक्टेंट चाहिए, तो इसको मालूम करने के लिए या हमारे पास एक ख़ास मिक़दार में रिएक्टेंट्स है तो उससे हमारे पास कितना प्रोडक्ट बनेगा, इसको मालूम करने के लिए जो हम स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं स्टाइक्योमेट्री। तो आइए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सपोज़ कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर ले तो ये हमारे पास बना देता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टूडेंट, इस साइड पे ये जो कार्बन और ऑक्सीजन है इसको केमिस्ट्री में रिएक्टेंट्स कहते हैं, और जो चीज़ हमारे पास बन जाता है कार्बन और ऑक्सीजन से उसको केमिस्ट्री में प्रोडक्ट कहा जाता है। दूसरी बात है बैलेंस केमिकल रिएक्शन का। तो हम इस क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करने से पहले यानी मिक़दारों को मालूम करने से पहले हमने इस रिएक्शन को चेक करना है कि ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है कि नहीं है। बैलेंस केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट साइड पे जो एलिमेंट्स है और प्रोडक्ट्स साइड पे जो एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद आपस में बराबर हो। यानी अगर इस साइड पे एक कार्बन है तो इस साइड पे भी एक कार्बन होना चाहिए। अगर इस साइड पे 2 ऑक्सीजन है तो इस साइड पे भी 2 ऑक्सीजन होने चाहिए। अगर इस तरह सिचुएशन है कि दोनों साइड पे एटमों की तादाद बराबर है तो उसको हम कहते हैं बैलेंस केमिकल रिएक्शन। जिस तरह ये एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। अगर हमारे पास एक रिएक्शन है और वो बैलेंस नहीं है तो उसको हमने किस तरह बैलेंस करना है, इसको हम एग्जाम्पल नंबर 2 में डिस्कस करते हैं। हमारे पास मैग्नीशियम है, अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर ले तो ये बना देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम इसको चेक करते हैं कि ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है कि नहीं है। इस साइड पे मैग्नीशियम 1 है और इस साइड पे मैग्नीशियम 1 है, ये तो बराबर हैं। ऑक्सीजन इस साइड पे 2 है और इस साइड पे ऑक्सीजन 1 है, तो ऑक्सीजन की मिक़दार जो है वो बराबर नहीं है। नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन आर नॉट इक्वल ऑन बोथ साइड। तो हमने इसको बैलेंस करना है। किस तरह हमने बैलेंस करना है, इस साइड पे यहाँ पे हमने एक ऐसा हिंसा लगाना है कि ये ऑक्सीजन B2 हो जाए। तो अगर यहाँ पे मैं 2 लगा दूँ तो ऑक्सीजन की तादाद B2 हो जाएगा और उसके साथ मैग्नीशियम की तादाद B2 हो जाएगा जो कि इस साइड पे 1 है। तो इस साइड पे भी हमने 2 करना है मैग्नीशियम को, तो यहाँ पे भी हमने 2 लगाना है। अब दोबारा से इसको हम चेक करते हैं। 2 मैग्नीशियम इस साइड पे है, 2 मैग्नीशियम इस साइड पे हो गया।
2 ऑक्सीजन इस साइड पे है और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गए। अब ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गया। अब इससे हम क्वांटिटेटिव स्टडी किस तरह करते हैं, जिस तरह डिफिनीशन में हमने पढ़ लिया कि इस बैलेंस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की हम जो क्वांटिटेटिव स्टडी करते हैं उसको कहते हैं स्टोइकियोमेट्री। अब हम आते हैं इसके पढ़ने का तरीका। ये रिएक्शन जो है ये हम किस तरह रीड आउट कर लेंगे, यानी किस तरह हम इसको पढ़ेंगे। मैंने इसको इस तरह पढ़ना है, 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट कर लेता है विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म, कि वो बना दे 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस रिएक्शन से मुझे ये पता चलता है कि अगर मैं 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे 2 मोल मैग्नीशियम चाहिए और 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए। तो ये अंदाज़ा जो मुझे लगा पता चल गया रिएक्टेंट का, तो ये कहाँ से पता चल गया, इस बैलेंस केमिकल रिएक्शन से। अगर हम इसको ग्राम में ज़ाहिर करना चाहे, यानी मोल अगर हम नहीं लेना चाहते तो मोल को हमने ग्राम में कन्वर्ट करना है। ग्राम में किस तरह लगाना है, डियर स्टूडेंट, ये जो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे B2 है, इसको स्टोइकियोमेट्री में कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल की, यानी यहाँ पे 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम है, ये यहाँ पे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है और यहाँ पे 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अब हम आते हैं उनकी ग्राम्स की तरफ। मैग्नीशियम का जो ग्राम एटॉमिक मास है, अगर हम पीरियाडिक टेबल में इसको चेक कर ले तो वो है हमारे पास 24 ग्राम। तो यहाँ पे चूँकि वो 2 मोल है तो इसको हमने 2 में मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ पे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है या ग्राम एटॉमिक मास जो होता है वो है 16 और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो 2 में मल्टीप्लाई कर लें। इस साइड पे अगर हम देख लें तो 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 है, ऑक्सीजन का 16 है, 2 में मल्टीप्लाई कर लें। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो इससे हमारे पास आता है 2 मल्टीप्लाइड बाई 24, तो इससे मेरे पास आता है 48 ग्राम। ये हमारे पास मैग्नीशियम होगा प्लस 32 ग्राम मेरे पास ऑक्सीजन होगा और इसके नतीजे में बनता है 80 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हमारे पास हो गया क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। इस रिएक्शन से हमें ये पता चलता है कि अगर मैं 80 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना चाहूँ तो उसके लिए मुझे 48 ग्राम मैग्नीशियम चाहिए और 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। तो ये अंदाज़ा जो हमें लगता है इस रिएक्शन से या इस कैलकुलेशन से, इसको हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। ये कैलकुलेशन जो हमने कर लिया इसको कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। और इस कैलकुलेशन के नतीजे में हमारे पास जो मकदार हमें हासिल हो गया, अमाउंट हासिल हुआ, इसको हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट। ये जो मकदार है जो स्टोइकियोमेट्री में हमने कैलकुलेट कर दिया इसको कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट। अब हम देखते हैं कि ये रिएक्टेंट साइड है और ये प्रोडक्ट साइड है, दोनों साइड पे मास जो है वो बराबर है कि नहीं है। अगर 48 प्लस 32 में कर लो तो इससे हमारे पास आता है 80 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट्स। ये हमारे पास हो गया 80 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट्स और इस साइड पे हमारे पास 80 ग्राम किया बनता है, प्रोडक्ट बनता है। तो दोनों साइड पे जो मास है वो बराबर है, रिएक्टेंट का मास वो बराबर है प्रोडक्ट के मास का। तो ये जो है बैलेंस केमिकल रिएक्शन से हमारे पास आता है। अगर आपका जो रिएक्शन आपने लिख लिया है अगर वो बैलेंस नहीं है तो आपके पास ये ग्राम जो है
रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का ये बराबर नहीं आएगा। अब अगर बराबर नहीं आएगा तो इसका मतलब है कि आपने या तो कैलकुलेशन गलत की है और दूसरी बात या तो आपने उसको अच्छी तरह बैलेंस नहीं की है। तो सबसे पहले कैलकुलेशन के लिए आपने रिएक्शन को बैलेंस करना है अच्छी तरीके से। और दूसरी बात, ये जो जितने भी एटम्स है आपके केमिकल रिएक्शन में, उसके मासिस का आपको पता होना चाहिए, जो कि आपको पीरियोडिक टेबल में हर एक एटम का मास मिल जाता है। अब ये दोनों साइड पे जो मास बराबर हो गए, इसके लिए स्टाइक्योमेट्री में लाज है जिसको हम पढ़ते हैं और उस कानून के मुताबिक ये हमारे पास बराबर आते हैं। तो ये हमारे पास है लाज ऑफ स्टाइक्योमेट्री। स्टाइक्योमेट्री वो कौन से कवानीन है जो स्टाइक्योमेट्री ओबे करती हैं? इसमें सबसे पहला जो ला है वो है ला ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ला ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको उर्दू में अगर हम तर्जमा कर ले तो इसका मतलब है कानून बकाए कमियत। इसका मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट ये बराबर होगा मास ऑफ द प्रोडक्ट। हमेशा के लिए मास ऑफ द रिएक्टेंट बराबर होगा मास ऑफ द प्रोडक्ट के स्टाइक्योमेट्री में। जिस तरह मैंने पहले कहा कि अगर आप स्टाइक्योमेट्री कैलकुलेशन करते हैं तो आपके पास जो रिएक्टेंट है उनका मास ये बराबर होगा हमेशा प्रोडक्ट के मास का। अगर मास बराबर नहीं है तो आपका या रिएक्शन जो है वो बैलेंस नहीं है या आपने कैलकुलेशन गलत की है। तो ये ला जो है वो ओबे होगा। नंबर 2 जो हमारे पास ला है, ला ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब इस ला का क्या मतलब है? इस ला का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर ले तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार ज़्यादा है या कम है, ये कार्बन डाइऑक्साइड में जो एलिमेंट्स है, एटम है, इनके दरमियान जो रेशो है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मुस्तकिल रहेगा। यानी एक कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए होंगे, मकदार कम हो या ज़्यादा हो, इसका इस फार्मूले पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इसको कहते हैं ला ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसके बाद हमारे पास स्टाइक्योमेट्री में कुछ एजम्पशन है, उसको हमने करने हैं, मफरूज़े बनाने हैं। तो हम हेडिंग देते हैं एजम्पशन। एजम्पशन का उर्दू में कहते हैं मफरूज़ा। 2 एजम्पशन है जिसको हमने स्टाइक्योमेट्री में करने हैं। नंबर 1 जो है, all the reactants are converted completely into product। यानी जो हमने रिएक्टेंट की मकदार ली है वो सारे के सारे जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। कोई भी प्रोडक्ट रिएक्टेंट जो है हमारे पास ज़ाया नहीं होगा। लेकिन एक्सपेरिमेंटली इस तरह पॉसिबल नहीं होता। एक्सपेरिमेंटली बहुत सारे हमारे पास जो रिएक्टेंट होते हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा हमसे कुछ रिएक्टेंट गिर जाते हैं, कुछ वोलेटाइल रिएक्टेंट्स होते हैं वो हीट देने से फिर उड़ जाते हैं। तो इससे हमारे प्रोडक्ट पे असर पड़ेगा। जो हमने कैलकुलेट की होती हैं प्रोडक्ट थियोरेटिकली, वो हमारे पास एक्सपेरिमेंटली बनता नहीं है। लेकिन हमने स्टाइक्योमेट्री में ये फ़र्ज़ करना है कि जो हमने रिएक्टेंट लिए हैं वो सारा जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। नंबर 2 जो हमारे पास मफरूज़ा है, एजम्पशन है, वो है नो साइड रिएक्शन टेक्स प्लेस। नो साइड रिएक्शन टेक्स प्लेस यानी स्टाइक्योमेट्री में हमारे पास जो है कोई साइड रिएक्शन नहीं बनेगा। साइड रिएक्शन का मतलब ये होता है कि बाज़ दफ़ा हम एक प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, जिस तरह कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर ले तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। तो स्टाइक्योमेट्री कहते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर ले तो कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगा, उस दौरान कोई और रिएक्शन या कोई और प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो बाज़ दफ़ा एक्सपेरिमेंटली इस तरह होता है कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर ले, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन जाता है। लेकिन स्टाइक्योमेट्री कहते हैं कि नहीं,
कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनेगा। आपने ये फ़र्ज़ करना है कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर ले तो ये सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही बना देगा, इसके अलावा कोई और साइड रिएक्शन नहीं होगा।